हाय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अ न्यू वीडियो कुछ न्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, करते हैं आप सभी दर्शकों से, और वीडियो को लाइक करें। वॉलेटिलिटी इन इन्फ्लेशन वाज लेस इन 2022 एंड 23 एज इन्फ्लेशन वाज हाई थ्रू आउट द ईयर। दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन थ्रू आउट द ईयर हाई रही, तो वॉलेटिलिटी होता है कि इन्फ्लेशन कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ऐसा नहीं हुआ, थ्रू आउट द ईयर हाई रही। तो इसलिए अगर आपको स्टेटमेंट आती है कि वॉलेटिलिटी इन इन्फ्लेशन वाज लेस इन 2022-23, तो ये बात सही है। सेकंड क्वेश्चन है द इंट्रा ईयर। दोस्तों, इंट्रा ईयर का मतलब होता है साल के दौरान। The intra-year distribution of inflation showed a negative skewness. Negative skewness को मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। Negative skewness reflecting higher than the average inflation prints in many months. तो क्वेश्चन आपसे ये डायरेक्ट आ सकता है कि साल के दौरान इन्फ्लेशन नेगेटिव स्क्यूनेस दिखा रही थी, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि मैक्सिमम महीनों में एवरेज इन्फ्लेशन हमारे अपर टॉलरेंस लेवल से हाई रहा। तो अब और इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि जो स्क्यूनेस इंडेक्स है वो उसमें क्या चेंज आता है जब इन्फ्लेशन ज्यादातर महीनों में टॉलरेंस लेवल से अबव रहा हो। तो आंसर है स्क्यूनेस इज नेगेटिव। थर्ड क्वेश्चन, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग अ 4 वेरिएबल VAR मॉडल इज यूज्ड। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये RBI के ग्रेड बी के एग्जाम में, बैंक्स के PO के एग्जाम में और UPSC PCS सभी में आ सकता है। जो मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, मॉनेटरी टाइटनिंग मतलब पॉलिसी रेट को बढ़ाना और लिक्विडिटी को मार्केट से कम करना, इसको कहते हैं मॉनेटरी टाइटनिंग। अब मॉनेटरी टाइटनिंग रिजल्ट दे रही है या नहीं, उसके इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए एक 4 वेरिएबल VAR मॉडल होता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि वो 4 वेरिएबल्स VAR मॉडल के क्या हैं। तो आंसर है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रियल GDP फर्स्ट, CPI एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन, देन ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज परसेंटेज ऑफ GDP, और फोर्थ है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। तो 4 वेरिएबल्स जो कि VAR मॉडल में यूज होते हैं टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग। वो 4 वेरिएबल्स है ग्रोथ इन रियल GDP, CPI इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, ये आपका सेकेंड वेरिएबल है। थर्ड वेरिएबल है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और फोर्थ वेरिएबल है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इन फूड एंड बेवरेजेस वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ। अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी सोर्स ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या रहा, तो वो है इन्फ्लेशन इन जो हमारी बास्केट है, उसमें काफी सारी आइटम्स हैं, तो उसमें से जो इसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हेडलाइन इन्फ्लेशन को, वो है फूड एंड बेवरेजेस, with its contribution to headline inflation increasing to 46.4% from 35% in the previous year. इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल को हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि क्या सिर्फ हेडलाइन इन्फ्लेशन हाई रहा, तो आंसर है नहीं, कोर इन्फ्लेशन भी हाई रहा थ्रू आउट द ईयर। Next question, a combination of factors, supply shocks, recovering demand, inflation expectations, exchange rate depreciation, fiscal stance impacted the inflation trajectory. जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी है, जो पाथ रहा इन्फ्लेशन का पूरे साल, उसको किन फैक्टर्स ने अफेक्ट किया, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। वो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। आंसर है सप्लाई शॉक्स, यानी कि सप्लाई की जो वो रही, कॉन्स्ट्रेंट्स रहे,
डिमांड हाई रही, उस वजह से भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो सर्वे हुए उसमें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हाई रहा, और एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन जो यूएस का डॉलर में अप्रिसिएशन हुआ उस वजह से हमारी करेंसी में डेप्रिसिएशन हुआ, और जो फिस्कल स्टांस रहा, फिस्कल स्टांस यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, ये सभी चीजें इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी पे असर डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ सेक्टोरल पर्सपेक्टिव। दोस्तों ये रिपोर्ट से कुछ लाइनें उठाई गई हैं, इसमें डिटेल में तो आप पे क्वेश्चन नहीं बनता, आप इसको डेटा को अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सीपीआई इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहला होता है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दूसरा होता है फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, तीसरा होता है फॉर रूरल लेबर्स। तो ये 3 प्रकार के सीपीआई इंडेक्स हो गए, और चौथा जो इंडेक्स होता है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये चारों इंडेक्स हम यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीपीआई इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबर सीपीआई इंडेक्स, और रूरल लेबर सीपीआई इंडेक्स, और WPI इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेज ग्रोथ फॉर एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेबर्स रिमेन्ड सबड्यूड ड्यूरिंग 2022, एवरेजिंग 5.8 एंड 4.9%। तो आपको पता होना चाहिए जो लेबर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में है उसकी इस साल में जो सैलरी बढ़ी वो 5% पिछले साल के मुकाबले बढ़ी। इन्फ्लेशन रिमेन्ड अबव दी, इसको ये पहले भी हम वीडियो में शेयर कर चुके हैं। इस पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कितने महीनों के लिए लगातार इन्फ्लेशन 6% से हाई रही, तो आंसर है 10 कंसेक्यूटिव मंथ्स। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मार्च में जब इन्फ्लेशन मॉडरेट हुई तो क्या था इन्फ्लेशन रेट, वो था 5.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी टाइटनिंग बाय मेजर इकोनॉमीज। जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया। इस वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आती है, स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आती है। दिस कॉजेज इंपोर्टेड इन्फ्लेशनल प्रेशर्स। इंपोर्टेड इन्फ्लेशनल प्रेशर्स क्यों? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगा होता है वो फिर वापस निकाल लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन प्रेशर्स बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 11th क्वेश्चन, इसको डिटेल में करेंगे। व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी, यानी कि करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस मनी इन डिपॉजिट्स। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स कौन से हैं? डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट में दोस्तों आता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। जैसे ज्यादातर हम लोगों का सेविंग अकाउंट होता है बैंकों में, और जो बिजनेस करते हैं उनका करंट अकाउंट होता है बैंकों में। ऐसे ही सेविंग अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिसेज में भी। टाइम डिपॉजिट्स होता है दोस्तों जो टर्म डिपॉजिट्स हम कराते हैं, यानी कि टर्म 5 साल का डिपॉजिट, FD जिसे कहते हैं, ये सब टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। और लास्ट डिपॉजिट है अदर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय RBI। इसमें RBI में हम पब्लिक तो अपने डिपॉजिट्स नहीं रख सकते, लेकिन जो बैंक यहाँ पे फंक्शन करते हैं उनको अपना डिपॉजिट RBI के साथ रखना पड़ता है। तो ये 4 प्रकार के डिपॉजिट्स हैं। तो मनी इन सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी, यानी कि करेंसी विद द पब्लिक, उसको करेंसी इन सर्कुलेशन भी कहते हैं, और मनी इन द डिपॉजिट्स। तो इंडिया में मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ M0, M1, M2, M3 एंड M4 एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मनी सप्लाई के ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको मनी एग्रीगेट भी कहा जाता है। अब M1 की डेफिनेशन क्या है? M1 आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नैरो मनी किसे कहते हैं, तो आंसर है M1 को हम नैरो मनी कहते हैं। समझेंगे कि क्यों इसको नैरो मनी कहते हैं, ताकि आपको अब ये कभी ना भूले।
M1 में जो 100% लिक्विडिटी डिपॉजिट्स होते हैं वही इंक्लूड होते हैं। तो वो जो हिस्सा है टोटल मनी सप्लाई का बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसलिए इसको हम नैरो मनी कहते हैं। तो M1 क्या है? करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, यानी कि सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब M2 पे चलते हैं। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस इसमें एक और जो चीज जुड़ गई, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेज। अब M3 पे चलते हैं दोस्तों। M3 को एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रॉड मनी इसमें से किस मनी एग्रीगेट को कहा जाता है? तो ब्रॉड मनी M3 को कहा जाता है, क्योंकि M1 और M3 में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट का फर्क है, वो जान लेते हैं। M3 में M1 तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ही, उसके अलावा टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स जो कि एक बहुत मेजर पोर्शन होता है वो है। तो इसलिए M3 को हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं, क्योंकि 100% लिक्विड डिपॉजिट्स के साथ साथ इसमें टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। M1 को हम नैरो मनी कहते हैं, M3 को हम ब्रॉड मनी कहते हैं। M1 नैरो मनी इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें बहुत ही नैरो पोर्शन मनी सप्लाई का आता है, यानी कि करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। और M3 में M1 के अलावा टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स आ जाता है, जो कि एक बहुत मेजर पोर्शन है, इसलिए इसको ब्रॉड मनी कहते हैं। मोस्ट कॉमन मेजर यूज्ड फॉर मनी सप्लाई इज M3। M4 की डेफिनेशन M3 प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। M0 भी होता है एक मनी एग्रीगेट, M0 का मतलब होता है रिजर्व मनी। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट।